चल कोई बात नहीं, ये बात समझ में आ गई ऊपर वाली आपको कि अगर एन फैक्टर निकालना है एक ही कंपाउंड में दो एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज होंगे, भाई आयरन की वजह से कुछ लॉस होगा, कुछ कार्बन की वजह से लॉस होगा, टोटल लॉस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। अब अगर इस वाले क्वेश्चन में ले लें तो बहुत सारे लोगों को तो प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ठीक है। तो अपन याद रखना है कि यहाँ पे जब भी मेटल साथ सल्फर होगा तो वो निगेटिव चार्ज में होगा, तो निगेटिव इसका -2 होगा तो ये +1 होगा। ये +2 में जा रहा है, यहाँ +4 है, यस या नो? यस सर। यहाँ पे एन फैक्टर अगर हमको निकालना है तो देखो कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कुछ लॉस कॉपर की वजह से होगा, कुछ लॉस सल्फर की वजह से होगा। इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर निकालना है तो टोटल लॉस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर की वजह से +1 से +2 जा रहा है, कितने का चेंज, 1 लेकिन एलिमेंट कितने हैं, 2 क्या हो गया 2, करेक्ट। ऐसे यहाँ पे सल्फर -2 से +4 जा रहा है, कितने का चेंज, 6 ठीक है, 6 का चेंज, तो 6 लॉस हो जाएंगे, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा 8, यस या नो? यस सर। ऐसे ही में एक और ऐसा एग्जांपल PtC2O4 कर देते हैं होल राइज, और ये जा रहा है आपका Pt4++3। अब देखो इसका भी एन फैक्टर बताना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें कि इसमें ऑक्सीडाइज कौन कौन हो रहा है, प्लेटिनम हो रहा है और कार्बन हो रहा है, तो यहाँ पे प्लेटिनम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो क्या, यस सर ये निकालना बताया था। यहाँ पे पोटेशियम है, 4 एटम है, उसका ऑक्सीडेशन +1 होता है, और प्लेटिनम कितना है x, कार्बन C2O4 2 माइनस का चार्ज टोटल कितना होता है -2, और उसके आयंस कितने 3, तो रख दिया इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा कि +2, ठीक है। मतलब प्लेटिनम यहाँ +2 में है, कार्बन यहाँ पे +3 में है कि नहीं, यस सर C2O4 है, देखो ऊपर देखो निकाला था, तो ये C2O4 है तो यहाँ +3 आएगा, ये +4 है और यहाँ पे +4 होगा, यस या नो? यस सर। प्लेटिनम भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो सर रहा है, एक बार फिर बताइए सर। क्या बताऊंगा सर ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला सर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो पोटेशियम का आपका क्या होता है, एल्कली मेटल, तो +1 ऑक्सीडेशन, 4 एलिमेंट, प्लेटिनम का x मान लिया, C2O4 का -2 कैसे, 4 आयन है, समटाइम्स आयन कैन एक्ट एज ऑक्सीडेशन स्टेट, यस या नो? ऐसा कोई पॉइंट दिखाया था? यस सर। हाँ, तो इसमें चार्ज -2 है और इसके एलिमेंट इसके आयन 3 है, तो 3 × -2 कर दिया, तो यहाँ से x +4 आ गया, यस या नो? +2 आ गया, करेक्ट, बोल दिया अगर बेटा आ गया तो। यस सर। सर आ गया आ गया तो +2 से +4 जा रहा है। अब हमें क्या देख रहा है कि दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो कुछ लॉस इसकी वजह से, कुछ लॉस इसकी वजह से, टोटल लॉस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखो +2 से +4 जा रहा है, कितने का चेंज, 2 का, तो प्लेटिनम की वजह से 2 लॉस हो रहा है। अब देखो यहाँ +3 से +4 कितने का चेंज, 1, लेकिन एलिमेंट कितने हो गए, 6, तो कितना आ जाएगा 6, टोटल कितना आ जाएगा 8, यस या नो? यस सर। अब आप लोग बताएंगे मुझे इसका, इसका आप बताएंगे मुझे एन फैक्टर, मैं नहीं बताऊंगा। सर 28 28 आ रहा है सबका, यस सर 28। यस सर 28। आप देखें तो इसका ऑक्सीडेशन -2 है, इसका ऑक्सीडेशन +3 है, और ये जा रहा है +5 में और ये जा रहा है +6 में, यस या नो? यस सर। अब देखो यहाँ +3 से +5 ऑक्सीडाइज हो रहा है, -2 से +6 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है तो टोटल ऐड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 से +5 जा रहा है, कितने का चेंज, 2 का चेंज, एलिमेंट कितने 2, तो कितने का चेंज 4 का, 4 yes or no? तो
आर्सेनिक की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, सल्फर का -2 से कहां जा रहा है +6, कितने का चेंज 8. लेकिन एलिमेंट कितने Sir, 3, 20. तो कितना होगा Sir, 3. 24 का चेंज, तो 24. कितना हो गया 28, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना हो रहा है 28, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 8, 28, यस या नो? Sir. Yes, sir. आई थिंक अब तक समझ गए होंगे आप। Yes, sir. Yes, sir. अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हम ऐसा केस कर रहे थे जिनमें एक ही कंपाउंड के 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे थे। अब हम ऐसा केस करेंगे जिसमें एक ही कंपाउंड के 2 एलिमेंट रिड्यूस होंगे। ठीक है, ऐसा केस कर लेते हैं। सब में चाहे जो करो, लेकिन आपको नेट चेंज देखना है। अभी मान लो आपको आ जाता है Fe2S3 goes to FeO और प्लस SO3, इसका एन फैक्टर बताना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आयरन सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 22. +3. -2. +2 और आयरन +3 और ये जा रहा है +2 में, और यहाँ पे कितना होगा +6, यस या नो? Yes, sir. Yes, आप sir. बताओ, क्या आयरन रिड्यूस हो रहा है Yes, sir. Yes, sir. और सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो कुछ लॉस करेगा और जो रिड्यूस होगा वो कुछ गेन करेगा। तो इस एलिमेंट में मान लो मैं कंपाउंड हूं FeS2, मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन मिले और मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए। नेट मेरे पास कितने बचे वो निकालना आता है अपने को, कैसे निकालेंगे? Track. Minus. ठीक है, तो आप और हमेशा एन फैक्टर कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा दो, चाहे लॉस ज्यादा हो चाहे गेन ज्यादा हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, एन फैक्टर अगर हमको निकालना है इस कंपाउंड का, तो हम क्या करेंगे, आयरन का +2 से +3 से +2 जा रहा है, एक का चेंज, एलिमेंट कितने 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा गेन होगा, यस या नो? क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। अब -2 से +6 जा रहा है, कितने का चेंज 8 का। 8. अब यहाँ पे एलिमेंट कितने 3. 3 element. तो कितना हो जाएगा 24, 44. तो मतलब अब 24 का लॉस हो रहा है। ठीक है, एन फैक्टर निकालना है, इस केस में 22. इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 24 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा 24 -2 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 22. Yes, sir. Yes, sir. मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, नेट उसमें एक्सचेंज कितना हो रहा है 22 का एक्सचेंज, कैसे नो? बोलो सही है। सही है। अब अगला देख लेते हैं Cu2s। Cu2s जा रहा है आपका Cu0 प्लस SO3 आपका ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपका ये -2 है, ये +1 होगा कि नहीं होगा? ये 0 है और यहाँ पे +6 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, इसमें अगर हमें एन फैक्टर देखना है तो कॉपर क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, सल्फर क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब बताओ ये +1 से 0 जा रहा है, कितने का चेंज 1 का, और 2 के लिए कितना का चेंज होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. +6 जा रहा है, कितने का चेंज 8. 8 एलिमेंट, तो 8 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा लॉस, यस या नो? Loss. तो बेटा 6. And factor 2. 6 इसका एन फैक्टर हो जाएगा, यस या नो? Yes, sir. अभी तक आप क्लियर हो गए हो कि नहीं? कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या डायरेक्टली ऐसे आएगा कि एन फैक्टर निकालना है कंपाउंड का? ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, या तो एक एलिमेंट रिड्यूस होगा। अब क्या होगा, या तो दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज होंगे या तो दोनों एलिमेंट रिड्यूस होंगे, तो जुड़ जाता है। अगर एक ऑक्सीडाइज हो एक रिड्यूस हो तो सबट्रैक्ट हो जाते हैं, करेक्ट है? कैसे? सर एक क्वेश्चन है सर, अगर दोनों रिड्यूस होंगे तो एडिशन होगा? यस। अब मान लो मैं एक कंपाउंड हूं
मैंने एक एलिमेंट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए, दूसरे एलिमेंट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो नेट गेन मेरे में कितना है? ऐड होगा ना। यस सर। जैसे लॉस में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एलिमेंट की वजह से लॉस हुआ, दूसरे एलिमेंट की वजह से लॉस हुआ, दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ऐसे गेन में होगा। क्लियर बेटा? सर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कंपाउंड का एन फैक्टर निकालना है। क्या सर एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही होगा कि किसी कंपाउंड का एन फैक्टर निकालना है। ना ना ना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा अभी दिखाऊंगा बेटा जब हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो बोर्ड में आ सकते हैं? बोर्ड में नहीं, आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, बट एन फैक्टर का डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, हमेशा उसको क्या करता है? यूज कर लेता है। जैसे लॉग है, लॉग का क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत कम आता है, हमेशा लॉग को यूज कर लेते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, ठीक है? तो इसका भी एप्लीकेशन ही देंगे। ये मैं नहीं पढ़ाता हूँ। इवन आपने किसी भी बुक में देखा नहीं होगा एन फैक्टर, देखा है क्या? किसी बुक में एन फैक्टर के बारे में अगर बात भी करी होगी तो बहुत छोटी सी बात करी होगी, इतना डिटेल में एन फैक्टर तो कहीं बताया ही नहीं है। सर नॉर्मेलिटी के लिए बात की थी। हाँ, नॉर्मेलिटी के लिए बात करी होगी एन फैक्टर की, बाकी कहीं बात ही नहीं करी होगी, क्योंकि एन फैक्टर कहीं है ही नहीं, उसको हमेशा यूज करते हैं बस। बहुत सारे लोगों को तो एन फैक्टर की बात क्लियर ही नहीं होती। चलो वो तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। अब अपन लोग एक और केस करते हैं। भाई कुछ इलेक्ट्रॉन गेन हो, कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हो, लेकिन नेट क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो कैसे करेंगे? तो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसी होती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए आपका ऐसा होता है, ये एक स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? KClO3 है अगर मान लो, और वो जा रहा है KCl में और 3/2O2, ठीक है? अब अगर ये आपका है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसमें आपको बताना है कि इसका एन फैक्टर क्या होगा। सब लोग करेंगे प्लीज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों 6 आ रहे हैं। सर 6 आ रहा है सर दोनों। 6 कितना आ रहा है बेटा? सर Six. दोनों तरफ 6 आ रहा है, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी। आ रहा है ना? तो इसमें आप क्या क्या एन फैक्टर दोगे? 0? आपने नो सर, हो नहीं सकता सर हो ही नहीं सकता। एन फैक्टर 0 या निगेटिव नहीं हो सकता है। यस सर। तो बेटा यहाँ पे ये क्लोरीन +7 में है, नहीं 5 में है, +5 और ये ऑक्सीजन -2 में है, और यहाँ पे क्लोरीन -1 में है, यहाँ ऑक्सीजन 0 में है। यस या नो? और पोटेशियम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? अब इसका एन फैक्टर पता करना है। तो बताओ क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्लोरीन +5 से -1 जा रहा है, कितने का चेंज? 6 का। 6 तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। सिमिलरली -2 से 0 जा रहा है, तो 2 का चेंज, और 3 के लिए 6 का चेंज। 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। लॉस 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। ऐसा जब भी होता है तो हम उसका एन फैक्टर 6 ही ले लेते हैं, ना तो घटाते हैं ना तो बढ़ाते हैं। जब भी इक्वल आ जाए, इक्वल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इक्वल इलेक्ट्रॉन का गेन हो, तो उसको क्या करना है आपको? कैमरा नहीं आ रहा। कैमरा उड़ गया। जब इक्वल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, जब इक्वल इलेक्ट्रॉन का गेन हो, तो क्या करना है अपने को? वही इक्वल पॉइंट ले लेना। बात समझ में आ रही है? अभी तक जितने भी केसेस किए थे उसमें या तो 8 था या 6 था, डिफरेंट था, लॉस और गेन में डिफरेंस था। अगर लॉस और गेन इक्वल आ जाए तो उनको वही उसका एन फैक्टर ले लेना है, 0 नहीं लेना। यस या नो? यस सर। करेक्ट। तो ये भी आपका ऐसी रिएक्शन को इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? अब इस वाले केस में भी बताओ क्या होगा एन फैक्टर? सर 6 6 सबका एन फैक्टर यस सर। बताने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। यहाँ -3 है, यहाँ +6 है ना? हाँ सर। यस सर। यहाँ +3 है और यहाँ 0 है। नाइट्रोजन -3 से जा रहा है 0 पे, तो 3 का चेंज, 2 के लिए 6 का चेंज,
ये +6 से जा रहा है 3 का, तो 3 का चेंज 2 के लिए 6 का चेंज, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 6। यस या नो? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये भी आपका केस हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन का भी केस हो गया, आपको समझ में आ गया। अब अगला केस कर लेते हैं, नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस जो आपका है वो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एन फैक्टर फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं पता है ना आपको? क्या होती हैं? यस सर एक ही एलिमेंट नो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और एक ही एलिमेंट रिड्यूस हो, यस या नो? यस सर। Yes, Yes, sir. ठीक है, तो उसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। अब डिसप्रोपोर्शनेशन के केस में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन exchange per mole of that molecule or ions. ठीक है, for example Br2 goes to Br minus, OH minus goes to Br minus plus BrO3 minus। ये आपकी रिएक्शन, और इसमें कह रहा है कि क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यस या नो? पहले पहचानो। यहाँ पे 0, ये -1, यहाँ पे +5 दिख रहा है? दिख रहा है। Yes, sir. तो अगर एक ही एलिमेंट को ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब अगर इसका एन फैक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए OH माइनस हटा देते हैं, फिर क्या करते हैं, इसी एलिमेंट को 2 बार लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. टर्म बैलेंस कर देते हैं, टर्म बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख गया। अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये आपकी रिडक्शन लाइन, ये आपकी ऑक्सीडेशन लाइन। अब क्या करेंगे, चेंज लिखेंगे, 0 से +5 जा रहा है, 5 का चेंज, 2 के लिए 10 का चेंज, यहाँ पे 0 से -1 जा रहा है, तो 1 2 का चेंज। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना करना है, आगे नहीं करना। अब बताओ यहाँ चेंज कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 10 एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर 10 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं इसके? 6। एन फैक्टर क्या है? टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स पर मोल है ना, तो टोटल मोल्स ऑफ दिस प्रोपोर्शनेटेड एलिमेंट है ना। तो टोटल एक्सचेंज कितना हो रहा है? 10, और एलिमेंट कितने हैं? 6, तो कितना आ जाएगा? 5/। ये इसका एन फैक्टर हो जाएगा। ओके सर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन करके बताना है P4 OH माइनस goes to S3PO3 और प्लस PS3। ये आपको सॉल्व करके बताओ, इसका एन फैक्टर बताओ। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। सर 3। सर 3। क्या आ रहा है? यस सर। बाकी लोग भी चेक कर लो। Yes, sir. So सर 3 प्लेलिस्ट बनाई है आपने? बना दी सर मैं, ले ले। हम लोगों को प्लेलिस्ट दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट बना दी है वैसे। अब बताओ ये P4 को, ये डिसप्रोपोर्शनेशन है कि नहीं? तो यहाँ पे P4 2 बार लिख लो, 2 बार लिखोगे, यहाँ 0 0, ये +1 और ये -3। क्या करें,
ये इसको कर दें और इसको ऐसे कर लगा दें। अब एलिमेंट बैलेंस कर दो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, एलिमेंट बैलेंस हो गए, दिख रहा है, एलिमेंट 4 हो गए। अब क्या करेंगे, एक्सचेंज लिखेंगे, 0 से +1 जा रहा है, 0 से +1 मतलब 1 का चेंज और 4 के लिए 4 का चेंज। यहाँ पे 0 से -3 कितने का चेंज, 3 का, और 4 के लिए 12 का। क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इधर भी जाएगा और 3 इधर भी जाएगा। अब आप बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, 12। टोटल डिस्क्रिमिनेटेड मॉलिक्यूल कितने हैं, 4। कितना आ जाएगा, बात समझ में आ रही? तो ये डिस्क्रिमिनेटेड जो आपका डिस्क्रिमिनेशन रिएक्शन होंगी उनका एन फैक्टर निकालने का तरीका। बेटा यहाँ से एन फैक्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। एन फैक्टर कैसा भी हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे आयंस हो, चाहे कंपाउंड में एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, या फिर एसिड बेस रिएक्शन हो, या फिर आपका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन हो। रेडॉक्स में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो, 2 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, या 2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। कितने भी ऑक्सीडाइज हो, कितने भी रिड्यूस हो, नेट एक्सचेंज देखना है। तो क्या आप निकाल सकते हैं, यस या नो? सर यार फिर से नेटवर्क इशू हो गया था सर। क्या बेटा? सर यार फिर से बता दीजिए, एक बार मेरा नेटवर्क इशू हो गया था सर। कौन सा? डिस्कनेक्ट हो गया था, यार फिर से बता दीजिए सर, एक बार एक्सप्लेन कर तो दीजिए। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर है, वहां पे देख लेना। इसमें कहीं भी डाउट है तो बताओ। ये तो मैं बता चुका हूँ, इसमें कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था? सर स्टार्टिंग जैसे आपने लिखा था ना हेडिंग डिस्क्रिमिनेशन रिएक्शन की, तब अभी अभी आया है सर। हाँ, ये तो वाला सर एक और बार दीजिए। एलिमेंट में क्या एक होगा? बार और बता दिया। क्या बेटा? बोलो। सब कह रहे हैं कि ये वाला एक और बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। डिसप्रोपोर्शनेटेड एलिमेंट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूलर आयन देखना होता है, यही इसका डेफिनेशन। अब क्या करना है, सबसे पहले तो डिसप्रोपोर्शनेटेड रिएक्शन लिखो। मान लो मैं इसको फिर से लिख के दिखा देता हूँ। डिसप्रोपोर्शनेटेड रिएक्शन लिखो। मान लो आपके पास ये Br2 था, Br2 की रिएक्शन OH माइनस से कर दिया गया, यहाँ पे Br माइनस आ गया, यहाँ पे BrO3 माइनस आ गया, करेक्ट। अब इसको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए इस रिएक्शन में और इसके जो डिसप्रोपोर्शनेटेड एलिमेंट है उसके कितने मोल्स हैं, बस यही देखना। तो क्या करो, बैलेंस कर लो, तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पता चलेंगे। तो बैलेंस करने के लिए मैंने इसका तरीका बताया था कि इसको 2 बार लिख लो। 2 बार लिखने के बाद फिर अगला रूल क्या कहता है, एलिमेंट बैलेंस करो। तो 2 एलिमेंट बैलेंस कर दिए, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एलिमेंट बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे +5, ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख लिया। अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी, लाइन ड्रॉ कर दी भैया। ये ऑक्सीडेशन लाइन है, ये रिडक्शन लाइन है। अब बताओ ऑक्सीडेशन में 0 से +5 जा रहा है, कितने का चेंज, 5 का। 2 एलिमेंट के लिए कितने का चेंज, 10 का। अब यहाँ पे 0 से -1 जा रहा है, कितने का चेंज, 1 का। 2 एलिमेंट के लिए कितने का चेंज, 2 का। अब क्या करते थे, इन दोनों चेंज को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करते थे ना। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यस या नो? अभी समझ में आ रहा है? यस सर। यस यहाँ पे टोटल एक्सचेंज कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए। और कितने मोल है इसके, 5 यहाँ से, 1 यहाँ से, 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अपॉन टोटल मोल्स ऑफ एलिमेंट 10/6 5 किया। सिमिलर प्रोसेस वहां पर किया। आपको इसका क्लियर हो गया? अभी में +1 नहीं होगा ऑक्सीडेशन, किसका +1 नहीं? H3PO3 में। H3PO, अच्छा हाँ, ये सर भी चेक किया मैंने, +3 H3PO2 है। आप सही है? यस सर। करेक्ट बेटा, समझ में आ रहा है सबको? अभी कहीं डाउट हो बताओ फिर से। नहीं है ना? नहीं है तो सर लास्ट में बता दीजिए सर। एन फैक्टर को ओवर मान ले, यस सर। मान लीजिए, मान लीजिए। ऊपर से ओवर नहीं हो गया, दिमाग में घुस गया ना।
यस सर। हाँ चलो बहुत बढ़िया। Yes, अब अपने sir. आप लगाते हैं तब पता चलेगा। क्या बेटा? तो अपने आप लगाते हैं तब पता चलेगा हाँ आपने अब कितने आपको पानी मैंने- में है। अब आपको मैंने एक डीपीपी नंबर 5 दिया है, याद है? Yes, sir. क्वेश्चन है एंड फैक्टर निकालने वाले, करिएगा। Okay, sir. तो कर लिया। हो जाएगी आपकी। सर मतलब कल से सर आप डाउट सेशन स्टार्ट कर देंगे 3 से 4 जो आपने बोला था। हाँ वो मैं अभी कल बताऊंगा क्लास के पहले, ठीक है? ठीक है सर। अभी आप आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट वेट। अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। बहुत लोगों ने सुना होगा, सभी ने सुना होगा एटलीस्ट। और सर ये शायद डीपीपी 4 का है। हाँ? सर जो आपने डीपीपी 4 दी थी ना, DPP 5 का है। ऑक्सीडाइजिंग, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी थी, तो उसमें हाँ। इक्विवेलेंट वेट वाली अच्छा वहां पे सुना था, ठीक है। देखो बेटा, इक्विवेलेंट वेट सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है और है भी डिफिकल्ट। अगर आपको एन फैक्टर क्लियर नहीं है तो इक्विवेलेंट वेट तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और चूंकि आपको एन फैक्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है तो इक्विवेलेंट वेट खत्म हो जाता है। जैसे ही एन फैक्टर पढ़ लिया, इक्विवेलेंट वेट खत्म हो गया। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, वो भी हम समझ लेते हैं क्या क्या तरीके हैं। इक्विवेलेंट वेट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो बता देता हूं आपको। इक्विवेलेंट की दो डेफिनेशन है ना। पहली बात तो एक तरीका बता, इक्विवेलेंट वेट निकालने के 3 तरीके। एक पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूं अभी, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा, फिर तीसरा तरीका। 3 तरीके हैं इक्विवेलेंट वेट निकालने। अब सबसे पहला तरीका देखिए, इक्विवेलेंट वेट ये आपका टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट के नीचे ही यहाँ पे लिख दो टाइप 1। टाइप 1 इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट या फॉर्मूला वेट। अब इसको मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। यहाँ पे जो EW है दैट इज द EW इज द इक्विवेलेंट वेट और MW इज द मॉलिक्यूलर वेट और N फैक्टर NF इज द N फैक्टर। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको N फैक्टर पता है तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। यस या नो? यस सर। अब N फैक्टर में क्या क्या हो सकता है? या तो वैलेंसी हो सकती है, यस या नो? यस सर। या फिर वो चार्ज ऑन आयन हो सकता है, या फिर वो एसिडिटी हो सकती है, या फिर वो बेसिसिटी हो सकती है। समझ रहे हो बेटा? या फिर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकता है। लॉस गेन। समझ रहे हो बेटा? यही केसेस तो हो सकते हैं, या तो उसकी वैलेंसी हो सकती है, या चार्ज ऑन आयन हो सकता है, या एसिडिटी हो सकती है, या बेसिसिटी हो सकती है, या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हो सकता है। बात समझ में आ रही बेटा? बहुत बड़ी। अब आप मुझे अब एन फैक्टर क्लियर हो गया तो इक्विवेलेंट वेट क्लियर हो गया। आप मुझे बताते जाइएगा और मैं जो भी कंपाउंड लिखूं उसका मॉलिक्यूलर वेट मान लो m है, ठीक है। सबसे पहले बताइए कि H3PO3 इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? M/3 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 M/2 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 3 होगा सर। M/2 एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन है सर 2 है। सर M/2 होगा। और ऑक्सीजन के जितने एटम उससे कम। कम हो जाएगा। क्या ये फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं? यस सर। -1 यस सर। -1। O के जितने होते हैं उससे -1। ओ के जितने होंगे उससे एक कम। देखो बेटा सब भूल रहे हो तुम, ठीक है। अभी आओ,
इसका सर इक्विवेलेंट m/2 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 ये आयन है, चार्ज ऑन आयन उसका n फैक्टर होगा, यस या नो? यस यस सर सर m/2 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 2 ना? yes sir m/2 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 सर m/2 m/2 आएगा ना, क्योंकि ये बेस है ना? यस सर yes sir m/6 m/6 आएगा, क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट में चार्ज होना है, कैटायनिक चार्ज या एनायनिक चार्ज, देखते हैं कि नहीं? यस सर यस सर यस सर सर m/4 m/4 मैं m/4 यस सर बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। ये लास्ट वाला एक बार बता दीजिए और सॉल्ट आया था सर आपने m/4 पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख के आओ। m same इक्विवेलेंट वेट ऑफ m/1 वेट ऑफ H2SO4 पूछा आपसे। सर खाली रिपीट कर दीजिए m आएगा जब रिएक्शन होती है तो क्या देखना होता है, कितने मोल्स हाइड्रोजन ऑफ H+ रिप्लेस इन्वॉल्व थे, लेकिन रिप्लेस एक ही हुआ, यस या नो? यस यस सर बहुत बढ़िया। m/2 m/2 m/3 m/3 होगा m/3 m/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, Fe2+ में है और कार्बन यहाँ पे 3+ में जा रहा है, यहाँ 4+ में जा रहा है, यस या नो? यस सर एक ही कंपाउंड के दो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे ना? यस सर सर m/7 m/7 आएगा पक्का? यस सर या 5 आएगा? सर 7 आ रहा है। यहाँ पे 2 है, तो 5 आएगा यस सर m/5 m/5 आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा सबको? यस yes sir तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, मतलब अगर इक्विवेलेंट वेट आपको क्लियर हो गया तो n फैक्टर n फैक्टर क्लियर हो गया तो इक्विवेलेंट वेट में कुछ नहीं रखा, यस या नो? आप इतनी बात समझ गए होंगे इतने एग्जांपल से, यस सर सही है ना? यस सर बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप 2 में चलते हैं, ठीक है? टाइप 2 ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इसको रब कर दूं बेटा? यस सर
मजा आ रहा है कि नहीं बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये इक्विवेलेंट वेट तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से कर रहे हैं। चलो अब आ जाते हैं टाइप 2। टाइप 2 में आ जाता है डेफिनेशन, मतलब आपकी डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंट वेट की, उस डेफिनेशन पे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो लिखिए डेफिनेशन नंबर 1। इसकी 2 डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 1 लिखिए, ठीक है। एक पहली जो डेफिनेशन बोलूंगा वो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, फिर दूसरी अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे वो समझ में आएगी, ठीक है। तो ये बुक किस लैंग्वेज है लिख लीजिए। It is defined as number of parts. It is defined as number of parts by weight of which. So number of parts, 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 number of parts by weight of which combine or displace. By weight of which combine or displace one part by weight of S2, one part by weight of S2. So by weight of which? Combine parts by weight of which combine or displace one part by weight of S2, one part by weight of H2, or 8 part by weight of oxygen, or 8 part by weight of oxygen, or 35.5 part by weight of chlorine, or 35.5 part by weight of chlorine, or 127 part by weight of iodine, or 127 part by weight of iodine, और 127 के बाद क्या है? क्या बेटा? So 127 के बाद क्या है? 127 part by weight of iodine. 127 part by weight of iodine, or 80 part by weight of bromine. ये डेफिनेशन आपको समझ में तो आई नहीं होगी। सेकेंड डेफिनेशन लिखिए और करके डेफिनेशन नंबर 2। लास्ट क्या था? 80 part by weight of bromine. नेक्स्ट लिखिए डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन नंबर 2। Equivalent weight of substance is that weight. Equivalent weight of substance is that weight. Equivalent weight of substance is that weight which react or liberate. Which react or liberate 1 gram of H2. The reactor. Of O2. 80 ग्राम ऑफ सर विच आगे से ये लिखा हुआ बेटा देखो, विच रिएक्ट और कंबाइन, which react or liberate. Equivalent weight of substance is that weight which react or liberate 1 gram of H2, 8 gram of O2, 80 gram of Br2, 35.5 gram of Cl2, और 127 ग्राम ऑफ आयोडीन। बस बेटा इतना याद रखोगे काम हो जाएगा। सेकेंड डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। लिख लिया? Yes. अब इस बात को समझिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या है आपका। इक्विवेलेंट वेट वो वेट है which combine or react with, which combine or liberate, which react or liberate, मतलब या तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे
या 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस लिबरेट करे, ठीक है। जितना वेट, जैसे मान लो मैं रिएक्ट कर रहा हूं, तो मेरा जितना वेट 8 ग्राम ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, वही मेरा वेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। अब जैसे इसको एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग कि Mg रिएक्ट विद O2, मान लो इसको, और एक एग्जांपल है Ca प्लस O2 और रिएक्ट गोज टू CO, ये हाफ है, ठीक है, हाफ O2 है। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास बैलेंस रिएक्शन से क्या आ रहा है, इसका कितना ग्राम होगा, 40 ग्राम, और ये कितना आएगा, 16 ग्राम। ये कितना बनेगा, 56 बोलो सही है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है, डेफिनेशन कहती है कि ये जो वेट है ये क्या इक्विवेलेंट वेट है, नहीं, क्योंकि ये किससे रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करेगा, क्या वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा? ये x आ जाएगा कितना, 20 ग्राम आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब यही इक्विवेलेंट वेट होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करेगा, जितना आपका कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना रिएक्ट करेगा, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। यस या नो? यस सर। यस मुझे एक बात बताओ, क्या ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना था, तो मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर इसकी वैलेंसी होगी कि नहीं? यस बेटा मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 होता है, एटॉमिक वेट इसका 40 होता है, n फैक्टर 2 होता है, वैलेंसी 2 है, तो 20 आएगा, क्रॉस चेक हो गया। 20। यस सर। एक और केस कर लेते हैं। अगर मान लो ये आपका एग्जांपल नंबर 1 मैंने दिया है, एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं। एक आपका KClO3 है, वो जा रहा है KCl में और CO2 3/2, ठीक है, KClO3 goes to KCl plus 3/2। बताओ इसका बैलेंस रिएक्शन से कितना वेट होगा, 122.5 ग्राम। 122.5 ग्राम। अच्छा ये कितना होगा, सर 48 ग्राम। 48 ग्राम 48 ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन 48 ग्राम, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन लिबरेट, अब ये ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, इतना वेट ऑक्सीजन का लिबरेट कर रहा है, लेकिन हमको कितना लिबरेट करना चाहिए, 8 ग्राम। 8 ग्राम लिबरेट करने के लिए जो वेट इसका लगेगा, क्या वही इक्विवेलेंट वेट होगा? यस या नो? यस सर। यस सर। बताओ बेटा इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, 120.5/6। Yes, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यस सर। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। बताओ इस रिएक्शन का n फैक्टर, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, याद है अभी पीछे पड़ा था, जिसमें 6 आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, याद आ रहा है? यस सर। और नहीं तो निकाल लो आप, अगर याद ना आ रहा हो तो इसका n फैक्टर कितना आएगा, 6। अगर इसका n फैक्टर 6 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 122.5। सर स्क्रीन गई। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 122.5 होता है, तो 122 डिवाइड बाय n फैक्टर, वही उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्रॉस चेक हो गया, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। तो चाहे आप ओरिजिनल डेफिनेशन से जाओ और चाहे n फैक्टर वाले से निकालो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। यस या नो? यस सर। यस सर। बस बेटा नोट कर लो इसको फटाफट। कर लिया नोट। नोट कर लिया सर? इसमें n फैक्टर कैसे निकाला, सर KClO3 का? ये ClO3 का, चलो देख लो, वो भी देख लो फिर से एक बार, पीछे का भूल जाते हो इतनी जल्दी से। ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, यहाँ पे +5 है, ऑक्सीजन पे -2 है, यहाँ सर आ गया यहाँ पे 0 है। यस या नो?
अब बताओ Cl में क्या हो रहा है, कितने ऑक्सीजन में भी 6 का 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, टोटल क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, इसको नाम करें इक्विवेलेंट का। अब टाइप 3 देख लेते हैं। ये अभी मजा नहीं आएगा, जब मैं टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा तब बहुत मजा आएगा आपको, इसलिए क्योंकि यही सब चीजें यूज होंगी वहां पे। फिर मैं आपसे पूछूंगा, अभी आप मेरे से पूछ रहे हो ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा अच्छा बताओ ये पढ़ाया था ना वहां पे, तब आप बताना कि ये कैसा है। ठीक है, अब टाइप 3 नोट्स कब बताएंगे बेटा? अभी ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बनाते। ठीक है, टाइप 3 में क्या होता है, ये कहता है कि इक्विवेलेंट वेट टोटल इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड पार्ट। मतलब अगर कोई आयनिक कंपाउंड है और उसको हम ब्रेक कर देते हैं उसके आयंस में, तो जितने भी आयंस हैं उनका सबका इक्विवेलेंट वेट का सम कर दो, वो टोटल कंपाउंड का भी इक्विवेलेंट वेट होगा। ये कह, क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा सबको? यस मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो आपके पास NaCl कैसे ब्रेक होगा Na+ और Cl- में? बोलो सही है? यस सर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ टोटल NaCl का क्या आना चाहिए? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na+ और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl- होना चाहिए। बोलो यस या नो? यस सर। टोटल NaCl का निकालना है तो मैं इन दोनों का निकाल लूं, अपने आप निकल जाएगा। देख लो, क्या Na एक आयन है, Na+ एक आयन है, आयन बन गया। यस सर। आयन बन गया तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 23 और इसका फैक्टर कितना होगा? 1 Cl- आपका 35.5 कितना होगा? बाय 1 क्योंकि चार्ज और आयन 1 है, ये कितना आ जाएगा? 55.5 58.5 ये आ गया। आप वैसे भी निकालो, स्कैन फैक्टर कितना होगा, क्योंकि ये सॉल्ट है, 1 होगा। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर 1 कर दो, 58.5 आ रहा है बेटा? यस सर। सर इक्विवेलेंट वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम। वेट है ना, वेट तो ग्राम में होगा। ओके सर। अब आ जाते हैं NaCl के बाद आपका आ जाते हैं MgCl। ठीक है, MgCl2 को अगर ले जाओगे तो क्या होगा? Mg2+ और 2Cl-। अब यहाँ पे देखिएगा, जो इसका कोफिशिएंट है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ टोटल मतलब MgCl2 क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+ और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl-। यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब Mg का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 24 फैक्टर कितना आएगा? यहाँ पे +2 चार्ज है ना, 2 और Cl- का कितना होता है? 25.5 और चार्ज कितना है? 1 2 Cl- है, मैंने 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं किया ना, देखो ध्यान से, यस सर। नहीं किया ना। अब बताओ इसका कितना आएगा जोड़ने पे टोटल? 7.5 कितना? सर 47.5 47.5 आ रहा है। ये भी Yes, sir. 47.5, ये भी 47.5 ग्राम आ गया। अब इसको आप निकालो वैसे, ये एक तरह से क्या है? सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट है तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास जोड़ो और स्कैन फैक्टर कितना होगा सॉल्ट? 2 और जोड़ के देखो डिवाइड करके, क्या यही आ रहा है? यस सर। यही आ रहा है। मतलब इससे ये हो गया कि अगर हम इंडिविजुअल निकालेंगे तो इसका जो चार्ज होगा, जो इसका कोएफिशिएंट होगा 2, उस पर डिपेंड नहीं करता है फैक्टर। यस या नो? यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं एक और केस करते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझ रहा। मान लेते हैं ये Al2SO4 होल थ्राइस को ब्रेक करना सिखाया था मैंने,
2 आगे आ जाएगा, Al 3 प्लस 4 में चला जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, सो 4 2 माइनस 4 में चला जाएगा। यस या नो? आयनिक कंपाउंड को कैसे ब्रेक करते हैं सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यस सर। यस सर। तो बेटा वही चीज यहाँ पे की गई। अब इसका मतलब ये क्या है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस अगर हमें निकालना है तो ये होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3 प्लस और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस। यस या नो? यस सर। इनके कोएफिशिएंट मैंने नहीं लिए, देखो लिए क्या? नो सर। नहीं लिए। अब बताओ एल्युमिनियम का कितना होता है? 27 डिवाइड बाय 3 होगा कि नहीं, क्योंकि चार्ज है। यस सर। यस सर। यस सर। और SO4 का कितना होता है? 96 डिवाइड बाय 3 आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अब बताओ ये कितना आ रहा है? सर 57। 57। अब एक काम करो, इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास जोड़ो और डिवाइड बाय स्कैन फैक्टर कर दो, वही आएगा कि नहीं? यस सर। यस सही सर। सही आ रहा है। आएगा। सही है, आएगा। इसका मतलब ये बात यहां से क्लियर हो गई कि इसके कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है इक्विवेलेंट वेट। यस सर। जब भी हम इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से निकालने जाएंगे तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 5 स्टार पॉइंट लगा के लिख लीजिए इसको, मतलब इतना काम आएगा ये। लिखिए पॉइंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड or salt, equivalent weight of compound or salt does not depend on coefficient of elements in the compound. Coefficient of element in the compound. याद रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि ये बहुत काम आने वाली चीज है। साहब रिपीट कर दीजिए। हाँ लिख लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल does not depend on coefficient of elements in the compound. Coefficient of element in the compound. इतना लिखिए बेटा, बताओ सबने? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो आप लोग दो चीजें समझ चुके हो, एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट। यस या नो? सर जो ये टाइप 3 है वो सब सिर्फ सर आयनिक रिएक्शंस के लिए है। हाँ आयनिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड तो ब्रेक नहीं कर सकते ना। यस सर। ठीक है, इस वजह से। अब देखिए बेटा, इक्विवेलेंट वेट जितने तरीके से निकाला जा सकता था उन सारे तरीकों को मैंने यहाँ पे बता दिया। ऐसे ही एन फैक्टर जितने तरीके से निकाला जा सकता था वो सारे तरीके मैंने बता दिए। अब एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, ठीक है। अब आपको वो याद होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मैंने नॉर्मेलिटी छोड़ दिया था। यस या नो? यस सर। यस सर। अब वो नॉर्मेलिटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब ये नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, ठीक है। आप बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि मैं सारी चीजों को एक साथ समराइज करूंगा, ठीक है। अब बहुत काम की चीज हो रही, नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। नॉर्मेलिटी होती क्या है, डेफिनेशन लिख लीजिए सबसे पहले। It is number of gram equivalent. It is number of gram equivalent of solute. Number of gram equivalent of solute per mole of, sorry, number of gram equivalent of solute per liter of solution. Per liter of solution. Number of gram equivalent of solute per liter of solution. यही आपका क्या होता है, नॉर्मेलिटी। अब देखिए नॉर्मेलिटी आपका कह रहा है कि नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसे लिख दे रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट को, ठीक है। इन्हीं को इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपका नॉर्मेलिटी हो। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा बताओ? ग्राम बाय लीटर। ग्राम बाय लीटर। पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं? सर है, वॉल्यूम यस सर, क्योंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब बताइए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, यस या नो? यस सर। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हो गई। तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकता हूं? ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे लिख सकता हूं कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को मैं लिख सकता हूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब m लिख देता हूं, इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या यही नॉर्मेलिटी की होगी? देखो ग्राम इक्विवेलेंट को वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख दिया। अब जो इक्विवेलेंट वेट है इसको मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, तो n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपका बन गया, जहां पे W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या है? EW क्या है? इक्विवेलेंट वेट। VS क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। NF क्या है? N फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। और आपका ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन क्या लिखा है। और n तो आपको पता ही है, n इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये आप नोट कर लीजिए। ये पूरा नॉर्मेलिटी को डिफाइन किया है मैंने कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, वो कैसे इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है। अब इक्विवेलेंट वेट आप अगर नहीं पढ़े होते तो क्या नॉर्मेलिटी समझ में आती? यस या नो? नो सर। आप मुझे कह रहे थे सर क्या पढ़ाते हो आप यार, घटिया से पढ़ाते हो, ठीक है। अब इसीलिए मैंने इक्विवेलेंट वेट पहले पढ़ाया। अब इक्विवेलेंट वेट भी नहीं समझ में आता अगर मैंने एन फैक्टर नहीं पढ़ाया होता, और एन फैक्टर भी नहीं समझ में आता अगर मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ाया होता। बात समझ में आ रही है? तो सारी चीजें से रिलेटेड है, इसलिए मैंने वो सीक्वेंस को चूज किया और फिर आपको पढ़ाया। सर इसके बाद फॉर्मेलिटी आएगी? अरे फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी सेम है जैसे मोलैरिटी होती है, बस वहां पे फॉर्मूला मास बोल देते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर वेट को फॉर्मूला वेट भी बोलते हैं ना। ओके सर। बस वो आयंस के लिए यूज करते हैं, कुछ। ये नोट करिए नॉर्मेलिटी को पूरा। नोट है बेटा? नोटेड? यस सर। लोग लिखते हो कुछ तो वही नोट। क्लास में कितने लोग नोट करते हैं? सर मैं करता हूं। सर हम मैं भी करते हैं सर, बीच बीच में नेटवर्क की वजह से छूट जाता है। हाँ ये बात तो सही है। इसीलिए मैं केवल इसीलिए सर साइड पे। हाँ थोड़ा साइड हो जाइए। अच्छा अच्छा, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे पता है कि ये वीडियो लीक भी हो रहे होंगे। यस या नो बताओ, लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं होगा।
No, sir. पता नहीं सर। नो नहीं सर। हो रहा सर। No, sir. शादी में तुम लोग लीक कर रहे हो। सर कोई इतने पढ़ने वाले दोस्त ही नहीं है। हाँ? सर कोई इतना पढ़ने वाला पढ़ने वाले दोस्त को ही दोस्त ही नहीं नहीं है। है। अच्छा यही हाँ, प्रॉब्लम है। चलो इसको रब करें। Yes, sir. यस अब देखो नॉर्मेलिटी के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, सही बात है, ठीक है। आप देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। हमको क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड कैपिटल एम मतलब मोलरिटी, ठीक है। अब देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है आपका, ये जितनी चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये सारी की सारी चीजें टाइट्रेशन में यूज होंगी। और टाइट्रेशन में बता दूं कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ द, समझ लो आईआईटी से भी उसका कुछ पार्ट रिमूव किया गया क्योंकि इतना डिफिकल्ट। तो अगर आप चाहते हो कि टाइट्रेशन को मैं बिल्कुल हलवा बना दूं, मतलब आपको देखो और तुरंत क्वेश्चन हो जाए, तो बेटा इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। नॉर्मेलिटी क्या है आपका? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यस या नो? यस सर। ठीक है। या फिर मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस सर। या फिर मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी नॉर्मेलिटी है, ये पहली इक्वेशन हो गई, यस या नो? यस सर। यस सर। एंड सिमिलरली आपका जो मोलरिटी है वो क्या है? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स को क्या लिख सकता हूं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब मुझे बताओ फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2, अब बताओ ये क्या लिखा होगा? नॉर्मेलिटी क्या लिखा है? Molarity इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी into n factor. बात समझ में आई? ये बहुत रिलेशन है बेटा। मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो गया? मोलरिटी। एम क्या है? कैपिटल एम क्या है? एन क्या है आपका? यहां पर मैं लिख देता हूं, एन इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन और कैपिटल एम इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सर हल्का सा सर साइड हो जाते सर लेफ्ट वाला। एफ इज द एन फैक्टर। समझ गए बेटा? ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में, ये आपको मैंने बता दिया। इतना लिख लिया सर। अब अगला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल्स। रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल्स, ये हमको रिलेशन का। अब बताइए आपकी जो आपका नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में रिलेशन है वो ये है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, यस या नो? Yes, sir. Yes sir. ठीक है। अब अगर आप चूंकि सेम सॉल्यूशन के लिए कर रहा है
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एन फैक्टर। यस या नो? यस Yes, सर। sir. यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर। ये एक रिलेशन मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट। सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ये सारा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। जो नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन है वही ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स में रिलेशन है। यस या नो? सर वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना सर वो? यस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ग्राम इक्विवेलेंट भी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। अगर सॉल्यूट का एन फैक्टर पता है तो ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स में रिलेशन निकल जाएगा अपने आप। क्लियर बात समझ में आ रही सबको? यस सर। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा सीख रहे हैं। इसको नोट कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए रिलेशन बिटवीन, अब थर्ड रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या पढ़ा था पीछे? Yes, sir. तो नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ के बीच में हमको रिलेशन चाहिए। तो बेटा नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ के बीच में अगर रिलेशन चाहिए तो नॉर्मलिटी क्या होती है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। स्ट्रेंथ क्या होता है, वेट अपॉन VS in वॉल्यूम ऑफ liter. सॉल्यूशन इन लीटर। याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। आपका सेकंड हो गया। स्ट्रेंथ आपका ग्राम पर लीटर होता था, यूनिट। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर आप देखें तो ये आपको स्ट्रेंथ लिखा है कि Yes, sir. Yes. नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा स्ट्रेंथ इक्वल टू आ गया नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट। यहां पे जो आपका S है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और वो क्या होगा, ग्राम पर लीटर। ठीक है, और N इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और दैट इज द ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और EW इज द इक्विवेलेंट वेट। ये आपको एक रिलेशन आ गया स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी। कहीं भी डाउट आए किसी भी स्टेप में बेहिचक पूछिएगा। सर ये एक वाला स्टेप बता दीजिए सर, सेकंड सर फ्रॉम 1 and 2 के बाद। बेटा देखो, ये मैंने दोनों का जो आपका फॉर्मूला था वो लिख लिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको स्ट्रेंथ लिख दूं, ये स्ट्रेंथ के बराबर होगा तो स्ट्रेंथ लिख दिया, नीचे इक्विवेलेंट वेट आ गया। ठीक है सर, ठीक है। सही है बेटा? सही है सर। सही है, बहुत बढ़िया। तो आपने 3 रिलेशन समझ लिए। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी क्या होती है, ठीक है, और नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स में क्या रिलेशन है, और नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन। यस या नो? यस सर। Yes, sir. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, एक और चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि नॉर्मलिटी को मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर कर दिया। बोलो सही है? यस। Yes, sir.
अच्छा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर ले लो, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर ले लो, तो ये क्या देगा? ग्राम इक्विवेलेंट। या फिर ग्राम इक्विवेलेंट, या तो ग्राम इक्विवेलेंट या तो इक्विवेलेंट। और अगर नॉर्मेलिटी डॉट वॉल्यूम ml में ले लो तो ये क्या कहलाएगा? मिली इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, या फिर मिली इक्विवेलेंट। यस या नो? ये कैसे आया ये समझाना पड़ेगा क्या मुझे? नो सर। नो सर। चलो कुछ लोग होंगे जिनको समझाना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू वी आएगा कि नहीं? जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए बढ़िया है, जिनको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मोलरिटी डॉट वॉल्यूम इन लीटर ये क्या देगा? मोल्स। मोल्स, याद रखिएगा। और मोलरिटी डॉट वॉल्यूम इन ml क्या देगा? मिलीमोल्स। मिलीमोल्स। ये चीजें आप नहीं भूलिएगा, और खासकर ये तो बिल्कुल मत भूलिए कि अगर नॉर्मलिटी दी है मोलरिटी को हम रिप्लेस करना चाहें तो कैसे रिप्लेस करें। क्या इतनी बातें सारी क्लियर है आपको? आज का समझ लो छोटी सी क्लास लेकिन बहुत इफेक्टिव क्लास हुई है। बहुत सारी चीजें मैंने एक साथ बता दी। समझ में आई ये सारी बातें? यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। मस्त, मजा आ रहा है। अब ये हो गया आपका नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी सब कुछ हो गया। चलो ठीक है। तो क्लास ओवर सर, क्लास ओवर। नहीं, क्लास क्यों और करेंगे? अभी टाइम है ना। कितना टाइम है? आधे घंटे। हाँ, ये बच्चे कम क्यों हो गए? ये नेट जो खत्म लोग सेम चीज हो रही है शायद इसलिए। नेट खत्म हो गया होगा उन लोग का, सुबह से क्लासेस चल रही है। अच्छा, तो आप पहले पढ़ा चुके हैं शायद इसलिए कुछ एक चलेगा। हाँ सर, S1N1 वालों को पहले से पढ़ा चुका हूँ। हाँ, S1N1 में भी पढ़ा चुका हूँ ये सब चीजें, इसलिए हो सकता है वो लोग चलेगा। लेकिन दीप को चार जितनी बार पढ़ा दो, अंतर है। क्यों दीप? अरे सर, रिवाइज हो जाता है। तो ये आपका हो गया ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा हाँ, ये इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग और एक चीज। अपने को इतना क्लियर होगा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी मोलरिटी रिलेशन, ग्राम इक्विवेलेंट रिलेशन, स्ट्रेंथ रिलेशन, ये क्या। अब आ जाते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैसे, जैसे हमने मोल्स निकालना सीखा था ना कि मोल्स हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, वैसे अब हम सीखने जा रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बात और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हम ग्राम इक्विवेलेंट या फिर इसी को हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें एक ही हैं। इनको हम कैसे कैसे निकाल सकते? ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट को हम चार तरीके से निकाल सकते। पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यस या नो? यस सर। यस अगर आपको वेट ऑफ सब्सटेंस दिया है तो उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वेट ऑफ सब्सटेंस दिया है तो उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट अपने आप को मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात। दूसरा तरीका, अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का। यस या नो? यस सर। यस सर। नॉर्मलिटी डॉट वॉल्यूम कर दे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। यस सर। यस सर। अब एक तरीका और है, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कैसे? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
बोलो सही है? सही है सर। यस सर। नॉर्मलिटी को रिप्लेस कर दिया मैंने मोलरिटी और एन फैक्टर से, ये भी अपना आ गया। एक और तरीका है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। यस या नो? यस सर। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट। जितना मोल्स के 4 चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट था कि मोल कैसे कैसे निकाला जा सकता है, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैसे निकाला जा सकता है उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इतना यूज करेंगे, हम इतना यूज करेंगे कि आपको ये याद हो जाएगा, रट्टा मारना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अगर वेट दिया है तो, अगर नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया है तो, मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है तो, और मोल्स दिए हैं तो भी हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल। क्या क्लियर है सबको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका? यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपका ग्राम। सर अब छुट्टी सर। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा। मैं अभी थैंक यू सर।